नमस्कार साथियों, मैं माहिम अमगई आज फिर आपके साथ नई वीडियो लेकर आया हूँ। कल हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किए थे। आज उससे आगे 26 से हम शुरू करेंगे। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं इस वीडियो सीधा शुरू करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर कोई उस पर ध्यान नहीं देते। तो 26वां क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, ये तो सही है। शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक कला क्यों है? क्योंकि हर कोई भी शिक्षण नहीं करवा सकते, ठीक है। यह एक कला है, पढ़ाने का कला। शिक्षण प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जाते हैं, ठीक है। उनका प्रशिक्षण होता है, जब सिखाया जाता है तभी वो के शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत है, ठीक है। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। और तीसरा है ये सभी, ठीक है। तो सी, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, ठीक है। शिक्षक क्या है? एक पेशा है ना। टीचर क्या है? शिक्षण करने के एक पेशा, जिसमें क्या है, कलात्मक कौशल के साथ साथ प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि उन्हें क्या है, प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। अगला है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। पहला है वुड घोषणा पत्र द्वारा, दूसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, तीसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, और चौथा है शिक्षा आयोग द्वारा। तो ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा क्या है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में जो हुए थे, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसने बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यावसायिक और अकादमिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान किए, ठीक है। प्रश्न नंबर 28वां, यह राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1980 में, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 में हुई थी। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों के बारे में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाना था, ठीक है। प्रश्न नंबर 29, रूसा का पूरा रूप है। रूसा का पूरा रूप क्या है? रूसा का पूरा रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका पूरा नाम है, रूसा का, ठीक है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2013 में। देखो, प्रश्न ये भी आ सकता है कि कब शुरू किया गया था, रूसा कब शुरू किया गया था, इसलिए ये विस्तार पूर्वक इसके उत्तर दिए गए हैं। उसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, ठीक है। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि रूसा का उद्देश्य क्या था, तो ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार करना था, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? पहला है परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, ठीक है, ये तो करता है, प्रोसेसिंग टेस्ट डाटा करता है वो। दूसरा है लेखा परीक्षण हेतु, ठीक है, फॉर ऑडिटिंग, ये भी करता है। तीसरा है मूल्य विकास, वैल्यू डेवलपमेंट, ये नहीं, एक कंप्यूटर का कार्य नहीं है, ठीक है। बाकी तीसरा है शिक्षण की
न्यूनापूर्ति, ठीक है, सप्लीमेंट्री टीचिंग। तो मूल्य विकास, वैल्यू डेवलपमेंट, यह कंप्यूटर का कार्य नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर प्रशिक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण और लेखा परीक्षण जैसी गतिविधियों में सहायक हो सकता है, लेकिन मूल्य विकास, वैल्यू डेवलपमेंट एक ऐसा कार्य है जो नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक कारकों पर निर्भर करता है और इसे कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। मूल्य विकास में इंसान के अनुभव, सामाजिक सहभागिता और व्यक्तिगत निर्णय का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। ये तो गया प्रश्न नंबर 3। अब है प्रश्न नंबर 31वां है, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? राममूर्ति समिति, राष्ट्रीय शिक्षा समिति, शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को दिया जाता है, ठीक है। यदि इसमें सीधा सीधा उच्च शिक्षा की बात की गई, उच्च शिक्षा क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ही होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है, उसने सर्वप्रथम ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को इंगित किया था। आयोग ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के विकास और विस्तार पर जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधारों को गति मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र है। एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र है शिक्षक शिक्षा। एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य कार्यक्षेत्र शिक्षा प्रणाली से है। इसका उद्देश्य देश में शिक्षक शिक्षा के मानकों को सुधारना और बनाए रखना है। एनसीटीई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता और नियमन से संबंधित कार्य करता है। प्रश्न नंबर 33 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे आपके सैम पित्रोदा। कौन थे? सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे। यह आयोग 2005 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया है? यह कब स्थापित किया गया? तो यह क्या है? 2005 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भारत में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सुधार करना था, ठीक है। अगला प्रश्न है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है। प्रश्न नंबर 34, शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? तो शाला दर्पण परियोजना का संबंध है केंद्रीय विद्यालयों से, ठीक है। शाला दर्पण जो प्रोजेक्ट है, इसका संबंध केंद्रीय विद्यालयों से है। यह एक आईसीटी आधारित परियोजना है जिसका उद्देश्य केंद्रीय विद्यालयों में प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में संचालित करना है ताकि पारदर्शिता, दक्षता और सूचना तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 35वां प्रश्न है, आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है, ठीक है। आरटीई शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किस धारा के अंतर्गत क्या है? 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है। तो किस धारा के अंतर्गत है? 12(1)(c), ठीक है। ए इसका राइट आंसर है 12(1)(c), ठीक है। इसके अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। यह प्रावधान शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है ताकि सभी बच्चों को शिक्षा की समान अवसर मिल सके, ठीक है। प्रश्न नंबर 36वां है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित, किन बालिकाओं से संबंधित है डिजिटल जेंडर
एटलस। तो ये क्या है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए या मुस्लिम समुदाय के लिए, या ये सभी है। इन सभी से क्या है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित सभी से, अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी और मुस्लिम समुदाय के लिए भी। यह जो डिजिटल जेंडर एटलस है, विभिन्न हाशिए पर रहने वाले समूह जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, मुस्लिम समुदाय, सभी बालिकाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य डेटा आधारित जानकारी प्रदान करता है ताकि लिंग असमानताओं को संबोधित किया जा सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 37वां है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के सिफारिश क्या था? तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार रखा गया था। इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे लाने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक जिलों में आवासीय विद्यालयों की अवधारणा नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रकट हुई। ठीक है। प्रश्न नंबर 38वां है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे आपके LS मुदालियर। ठीक है, LS मुदालियर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 23 सितंबर 1952 को की थी। 23 सितंबर 1952 याद रखना। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की थी? 23 सितंबर 1952 को LS मुदालियर की अध्यक्षता में की थी। इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और सुधारों की सिफारिश करना था। आयोग ने संतुलित पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और बेहतर बुनियादी ढांचे पर जोर देकर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने पर ध्यान दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध किससे था? उच्च शिक्षा से। ठीक है। राधाकृष्णन आयोग जिसे वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1948 में स्थापित किया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और सुधारों की सिफारिश करना था। इस आयोग ने विश्वविद्यालय की संरचना, पाठ्यक्रम और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। अगला प्रश्न है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। किसने की थी? NKC नेशनल नॉलेज कमीशन ने। NKC नेशनल नॉलेज कमीशन ने वर्ष 2007 में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है ताकि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के क्वेश्चन कल, 40 से आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या है, पढ़ाने वाले का हौसला और ज़्यादा बढ़ता है।